हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम जो है लिमिट्स को स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फंक्शंस को देख लिया था, डिफरेंट टाइप देख ली थी, फंक्शन के ग्राफ देखे थे हमने कि ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिट्स का। ठीक है, अब लिमिट्स हमारे पास क्या होती है, क्या एडवांटेज है, क्यों यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लिमिट्स के कुछ लॉज हैं, उनको स्टडी करेंगे। लिमिट अप्लाई कैसे होती है, किस तरह की होती है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो हमारा लेक्चर 4 और 5 जो है वो लिमिट्स के ऊपर ही होगा। इसके अंदर हम लिमिट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है, इसकी थ्योरी होगी कि लिमिट्स का हमें एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लिमिट्स लॉ को स्टडी करेंगे कि लॉज क्या क्या है हमारे पास लिमिट्स से रिलेटेड। लास्ट जो है हमारे वर्किंग को इजी करने के लिए समझ लें कि आपको कुछ फंक्शन, कुछ फार्मूलाज दे दिए हैं कि आप डायरेक्ट उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट, आइडेंटिटी एंड कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कैसे होती है उसको हम देखेंगे। एंड फाइंड अलजेब्रिकली डेल्टा। डेल्टा हमारे पास एक टर्म यूज होती है लिमिट्स के अंदर, हम इसको भी देखेंगे कि डेल्टा है क्या। उसके बाद हम इसको फाइंड भी करेंगे अलजेब्रिकली। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने जो अपना लेक्चर एंड किया था वो लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन पे किया था। उसके अंदर हमने सिर्फ जस्ट बात की थी कि लिमिट्स हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कैलकुलस का। और इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि हम अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, बिहेवियर से मुराद ये है कि अगर आपका फंक्शन किसी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट हो रहा है तो हम अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनफाइनाइट है लेकिन उसके क्लोजेस्ट वैल्यू के ऊपर फंक्शन की कोई वैल्यू है या नहीं, उसको हम फाइंड करते हैं अपनी लिमिट के थ्रू। इसलिए इसके अंदर ये लिखा होता है कि एज द गिवन फंक्शन के अंदर जब हमारा पॉइंट जैसे x से x टेंड्स टू 0 लिखा हो या x टेंड्स टू 1 लिखा हो, और हम जो है उसका मतलब ये होता है कि हम x की जगह पे 1 को पुट नहीं करेंगे, हम 1 की क्लोजेस्ट वैल्यूज को पुट करके फंक्शन का रिजल्ट निकालेंगे और उससे बिहेवियर का पता लगाएंगे कि 1 के ऊपर फंक्शन हमारा कैसा बिहेव करता है। इसी चीज़ को हम कंटिन्यूटी भी कहते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है भी या नहीं। तो कंटिन्यूटी हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो आज के लिए हमारे पास जो है वो यही है कि हमारे पास लिमिट्स को हम यूज़ करते हैं अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के नियरली। ठीक है, नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट, एग्जैक्टली ऑन दैट पॉइंट नहीं, नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, द नोशन ऑफ अ लिमिट हैज मेनी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब कि आपका फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। इन पर्टिकुलर द मैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एम्प्लॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। जो अभी मैंने बात की था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आल्सो अपीयर इन द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स के ऊपर भी हमारे पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये सारे जो हमारे पास लिखे ना डेरिवेटिव, ये भी हमारे पास जो हमारे फ्यूचर के लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन वैल्यू। ठीक है, एक फंक्शन है उसकी लिमिट्स क्या हो सकती हैं, फंक्शन लिमिट की वैल्यू क्या होगी फंक्शन के ऊपर। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसको हम देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं एक पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये एक्स नॉट के ऊपर डिफाइन नहीं है लेकिन इसके नियरली डिफाइंड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को आप क्लियरली थोड़ा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टेटमेंट जो लिखी है इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफ एफ ऑफ एक्स गेट्स आर्बिट्रेरीली क्लोज टू एल। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्लोज टू एल होता जाएगा फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू एक्स नॉट। जैसे जैसे हम x को x नॉट के क्लोज करते जाएंगे हमारा ये फंक्शन l के क्लोजेस्ट होता चला जाएगा। यही चीज हमें लिमिट बताती है। वी से दैट f अप्रोचेज द लिमिट l एज x अप्रोचेज x नॉट एंड वी राइट इन दिस फॉर्म लिमिट f of x tends to x नॉट is equal to l, which is read
हम इसको लिखते इस तरीके से हैं और रीड कैसे करते हैं, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट इज एल। अगर ये फंक्शन x से x नॉट तक शिफ्ट करेगा तो इसकी लिमिट जो होगी वो l होगी। Essentially, the definition says that the value of f(x) are close to a number l whenever x is close to x naught. The definition is informal, ठीक है, इस चीज़ को आप स्टडी कर लेंगे कि हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर नियरली क्लोजेस्ट का वर्ड यूज हुआ है या अप्रोचेस का वर्ड यूज हो रहा है कि हम क्लोजेस्ट वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। तो क्लोजेस्ट वैल्यू जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट मीनिंग रखती है। यहाँ पे हमारे पास क्लोजेस्ट का मतलब यह है कि हम उस वे जो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको क्लोजेस्ट वैल्यू जैसे एक मैकेनिक्स है जो कि पिस्टन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी, फ्यू थाउजेंड ऑफ एन इंचेस होंगे। सही है, उसके काम के ऊपर है कि उसका जो उसमें पिस्टन डिजाइन कर रहा है वो किस तरह का उसके अंदर हो सकता है कि क्लोज जो है वो 1 इंच को कहता हो। अगर आप एस्ट्रोनॉमर की बात करें, सही है, तो उसके लिए क्लोजेस्ट वैल्यू का मतलब फ्यू थाउजेंड लाइट ईयर्स हो सकते हैं कि क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो इसलिए इसके बाद हमारे पास एक प्रिसाइज डेफिनेशन भी आएगी। तो ये अभी एक जनरल डेफिनेशन है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन पे भी चले जाएंगे। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन नियर अ पॉइंट। जैसे भी मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट के ऊपर आपका नियर टू अ पॉइंट आपको फंक्शन का बिहेवियर बताएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। बिहेव नियर एक्स इज इक्वल टू वन क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब कि एक्स अगर वन हो तो इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम लिमिट को हटा दें, डायरेक्ट अप्लाई करके देखें वन को, तो हमारे पास वन माइनस वन जीरो, तो डिवाइड में जीरो का मतलब कि आपका फंक्शन यहाँ पे इन्फिनिटी शो करेगा। तो अब आपका फंक्शन का बिहेवियर क्या है आपको आइडिया नहीं है, या आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है। वन के ऊपर इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास एक इनफाइनाइट टर्म आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर जहाँ पे हमारे पास कोई इनफाइनाइट फंक्शन आ जाए या हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट जैसे वन के ऊपर हम फिर अब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू हो सकती है। उसके लिए फिर हम जो है डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं। यहाँ पर एक और टेक्निक हमारे पास गिवन है। वो टेक्निक क्या गिवन है, द गिवन फार्मूला डिफाइन एफ फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर ये इनफाइनाइट है, उसके अलावा कोई सी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। For any x not equal to 1, we can simplify the formula by factoring the numerator and cancelling common factor. हम 1 के अलावा डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हम इस फार्मूला को या इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस तरीके से कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें पता है कि एक फार्मूला हम स्टडी करके आ रहे हैं अपने मैट्रिक और इंटर के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नाम से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है हमारे पास इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के अंदर ब्रेक हो जाएगा। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो हमारे पास ये एक टर्म कैंसिल होकर सिर्फ ये एक टर्म बच जाती है एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसके साथ क्लियरली हमने मेंशन कर दिया है कि ये फंक्शन, क्योंकि एक्चुअल ये फंक्शन था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनाई है। तो ये एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर डिफाइन नहीं है। हालांकि अगर अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें वन के ऊपर टू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हमने इस चीज़ को चेक करना है अपनी लिमिट के थ्रू। इसको हम आगे चल के देखते हैं। द ग्राफ ऑफ एफ इज दस द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन विद द पॉइंट वन कोमा टू रिमूव्ड। ठीक है, वन कोमा टू मतलब कि एक्स की वैल्यू जब वन होगी उस वक्त वाई की वैल्यू इस इक्वेशन से हमें टू मिल रही है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हमें इनफाइनाइट मिल रही है। तो इसलिए हम जो है अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम अपने इस पॉइंट को जहाँ पे एक्स वन होगा वहाँ पे एक हॉल बना देंगे। ठीक है, दिस रिमूव्ड पॉइंट इज शोन एज अ हॉल इन फिगर 2.4। नेक्स्ट फिगर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इवन दो एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, it is clear that we can make the value of
x as close as we want to 2 by choosing x close enough to 1। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम 1 रखते हैं वैल्यू तो हमें 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन इस फंक्शन की वजह से नहीं मिलती। तो हम ये कहते हैं कि हमारी लिमिट को अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन 1 के ऊपर कैसा बिहेव करेगा। इस केस में तो हम इसको फैक्टराइज करके हमने फाइंड कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आगे चल के आएंगे जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर फिर हमें इसको मैन्युअली अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना होता है, उसके अंदर लिमिट्स के थ्रू हमने सारे काम करने होते हैं। तो अभी मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ग्राफ से पहले बल्कि कुछ वैल्यूज हैं। ग्राफ के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हम इस फंक्शन के ऊपर वैल्यूज चेंज करते जाएं, कोई सिंप्लीफाई नहीं कि अगर आप 1 रखते हो आपको इनफाइनाइट मिलता है, तो हमने यहाँ एक होल बना दिया है और इसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है इस फॉर्म में, तो इसके अंदर अब 1 के ऊपर 1 तो मिल रहा है, लेकिन हमने इसको हाईलाइट कर लिया है कि 1 जो है हमारे पास डिफाइन नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। क्लियर होगी बात? अब हमें इसके अंदर अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना करें और डायरेक्ट बताएं कि 1 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम फिर नियरली क्लोज वैल्यूज उठाएंगे 1 के। जैसे यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये x की वैल्यूज हैं और ये उसके ऊपर y की फंक्शन f ऑफ x की वैल्यूज है, इस फार्मूले की वैल्यूज। ठीक है, जब आप 0.9 रखते हो, 0.9 का मतलब कि 0.90 वैल्यू आप रखते हो x की, तो आपको 1.9 आंसर मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। x की जगह पे 0.9 वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, -1 करेंगे, डिवाइड बाय x-1 करेंगे, तो आपके पास यही आंसर आएगा। इस फार्मूले से भी सेम आंसर आएगा। ये दोनों फार्मूले इक्वल है, सही है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंप्लीफाई कर लिया तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ये मैथ का रूल नहीं है। आप जो भी काम करते हो उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, आपके दोनों तरीकों से सेम आंसर ही मिलेगा। इस इक्वेशन से भी सेम आंसर आएगा और यहाँ से भी वही आंसर सेम आपको मिलेगा ए की वैल्यू के ऊपर। तो 0.9 पे हमने वैल्यू पुट की तो हमें 1.9 आंसर मिल रहा था एफ ऑफ एक्स का। 1 पे हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हम 1.1 पुट करके देखेंगे तो 2.1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो 1 है वो 0.9 और 1.9 और 2.1 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नियरली अप्रोक्सीमेटली हम इसको यूँ कह सकते हैं। तो हमने इसको मजीद चेक करने के लिए क्या किया कि 0.99 वैल्यू पुट करके देख ली। अगर x हमारा 0.99 हो तो हमें वैल्यू 1.99 मिलती है, और 1.01 पुट करके देखें तो 2.01 मिल रही है। तो हमारा यहाँ से दोबारा गेस क्या हो रहा है कि अब 1.99 और 2.01 के बीच की कोई वैल्यू है। इस तरीके से हमने मजीद क्लोजेस्ट वैल्यू, अब जितना हम देखें, पहले यहाँ पे 0.90 था, फिर 0.99 हो गया, फिर 0.999 है, और फिर पॉइंट के बाद हमने 569 लगा दी। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है? हम क्लोजेस्ट टू 1 होते जा रहे हैं। तो फंक्शन ये लिमिट हमें यही बताता है कि हम क्लोजेस्ट जिस उस पॉइंट के क्लोज की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन को चेक करें जिसके ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और बताएं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा बिहेव करेगा या उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कि हमारे पास जो है वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज द लिमिट 2 एज एक्स अप्रोचेज 1, कि भाई जब x को हम 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू, या हम जो है x को 1 के क्लोजेस्ट पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच कर रही होती है। एंड वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट को देखते हुए कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट हो गया कि लिमिट से हम कैसे अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। The limit value doesn't depend on how the function is defined at x naught। ठीक है, जो लिमिट की वैल्यूज हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं कि आपका x नॉट या आपका फंक्शन जो है वो x नॉट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है या नहीं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 केस हैं, a b एंड c, 3 फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो इसका हमें पता है कि 1 के ऊपर जब हम, अगर हमें कंडीशन ना दी हो, जैसे क्वेश्चन का अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें मेंशन था कि आप जो है 1 पुट नहीं करेंगे।
लेकिन अगर हमें इस तरीके से बताया ना भी जाए तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 पे हमने क्या किया, एक होल बना दिया। जी ऑफ एक्स को देखें तो इसकी ये जो वैल्यू है ये अगेन सेम यही फंक्शन है। इसका मतलब कि इसकी वो वैल्यू जिनके ऊपर एक्स नॉट इक्वल टू 1, 1 के अलावा हमें ये आंसर मिलेगा तो इसका मतलब 1 के ऊपर हमें एक होल मिलेगा। और अगर हम जो है एक्स को 1 रखते हैं तो हमें 1 भी मिलेगा। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का एक एग्जांपल है। हमारा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो दो हिस्सों में ब्रेक है। एक ऐसा ये बता रहा है कि 1 के ऊपर इनफाइनाइट है और दूसरा ऐसा ये बता रहा है कि 1 के ऊपर वो 1 होगा। तो ये 1 के ऊपर 1 होगा, एक डॉट हमने लगा दिया इस चीज़ को शो करने के लिए। और इसके अंदर 1 पे डिफाइन नहीं है तो 1 के ऊपर हमने होल लगा दिया। इस एग्जांपल में देखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब इसके अंदर हमारे पास कोई होल नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स की हर वैल्यू के ऊपर हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमारा फंक्शन कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसको होल नहीं बनाया, इसने इसको एक डॉट की शेप दी हुई है कि हमारे पास एक डॉट है यहाँ पे 1 के ऊपर। द आइडेंटिटी एंड कांस्टेंट फंक्शन, हमारे पास दो टाइप्स हैं फंक्शन की, एक हम आइडेंटिटी कहते हैं और एक को कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। होते क्या आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है इफ एफ इज द आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, के मतलब जो आपका फंक्शन है वो सिंपल आपके वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, अगर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल है। ठीक है, ये यही लिखा ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब कि आपका फंक्शन टोटली डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। जो एक्स की वैल्यू होगी सेम वही फंक्शन की वैल्यू होगी। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इफ एफ इज द कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जब आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, उसमें आपके पास एक्स नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। जैसे आपकी क्वेश्चन लिखते हो y इज इक्वल टू 5, अब इसमें x नहीं है तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ f इज द आइडेंटिटी फंक्शन देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x नॉट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x इज इक्वल टू x नॉट। तो ये लाइन ये बता रही है कि अगर आपका फंक्शन आइडेंटिटी है तो उसकी लिमिट अगर आप x टेंड्स टू x नॉट जाओगे तो यही आपको उसकी लिमिट भी मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, f ऑफ x क्या है, x के बराबर है। तो जब आप x की वैल्यू x रखोगे आपको x मिलेगा, अगर आप x टेंड्स टू x नॉट हो तो आपकी वैल्यू x नॉट ही मिलेगी। सही, अगर आप x की जगह x नॉट पुट करोगे तो x नॉट ही आंसर आएगा। सही, if f is a constant function then for any value of x naught limit x tends to x naught f of x is equal to लिमिट ऑफ k x टेंड्स टू x नॉट इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अब आपका फंक्शन जो वो कांस्टेंट है, वो x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो x का कोई सा भी वैल्यू आप पुट कर देंगे आपका फंक्शन कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि x की हर वैल्यू के ऊपर वही वैल्यू आपका आंसर बनेगी, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वही आपका आंसर है। और यहाँ पे x की आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एग्जांपल दी है कि x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कि जब आप x की जगह पे 3 पुट करोगे, अगर आपका फंक्शन जो है वो x टेंड्स टू 3 है और आपका आइडेंटिटी फंक्शन है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है और कुछ चीज़ है ही नहीं उसके पास। और अगर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे है कि भाई अगर लिमिट of 4 when x tends to -7 is equal to limit of 4 when x tends to 2 is equal to 4, कि लिमिट x जो है वो 2 की तरफ शिफ्ट कर रहा हो या x जो है वो -7 की तरफ शिफ्ट कर रहा हो, अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो वो सेम ही कांस्टेंट ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। A function may fail to have a limit at a point in its own domain. Discuss the behavior of following function as x tends to 0। हमारे पास ये ए बी सी 3 फंक्शन है, इसको हमने फाइंड ये करना है कि जब x टेंड्स टू 0 हो तो इन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी।
फंक्शन हमारे पास क्या दिए, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स लेस देन 0, कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से लेस होंगी तो हमारा फंक्शन 0 आउटपुट देगा, और अगर 0 और 0 से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो 1 आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। हम इसका अगर सोल्यूशन की बात करें कि अगर हम इनका बिहेवियर चेक करें कि x टेंड्स टू 0 पे ये कैसा बिहेव करेंगे, u ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, तो हम उसको सॉल्व करने की बात करते हैं एट जंप्स। सही सोल्यूशन में क्या है कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरीके से डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ तो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, इस चीज़ को हम बाद में रीड कर लेंगे। तो जो u ऑफ x लिखा हुआ था वो क्या था हमारे पास, 0 व्हेन x लेस देन 0, इसका मतलब x की 0 से लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और ये आपको डॉट क्या हॉल क्या बता रहा है कि ये जो लाइन है ये 0 को इंक्लूड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन 0 लिखा है। एंड 1 व्हेन x ग्रेट एंड इक्वल टू 0, कि x जब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो 1 बन जाएगा, एक कांस्टेंट 1 आपको मिलता रहेगा हर बार। तो अब हमें जो क्वेश्चन ये टारगेट दिया गया वो ये दिया गया है कि जब x 0 है तो उस वक्त इसके अंदर आप चेक करें कि क्या इसका बिहेवियर होगा। तो अब हमें इसके अंदर क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई 0 के ऊपर ये जंप कर रहा है, हमारे पास कोई डायरेक्ट इसके अंदर लिंक नहीं है, कैसे ये 1 पे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है इट जंप्स द यूनिट स्टेप फंक्शन ux हैज नो लिमिट एज x टेंड्स टू 0। इसके ऊपर हम लिमिट, ये इसकी कोई लिमिट है ही नहीं कि x जब 0 के पास जाएगा तो क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 से लेस पे ये हमेशा 0 है, और जैसे ही 0 आएगा ये 1 हो जाएगा। तो अब क्लोजेस्ट के अंदर इसमें कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि एक जंप करता है 0 से 1 पे। बी को देखें, 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो 0 मिलेगा, ये आपके पास है, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर भी अब हमारे पास इन दो के अंदर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं बन सकती। ठीक है, हमारे पास लिमिट्स को हम अप्लाई करके क्या चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका बिहेवियर या उसकी कंटिन्यूटी कैसी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिल नहीं सकती, क्योंकि जैसे आप इस वैल्यू को अगर प्लस की साइड पे 0 के क्लोज करोगे तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है आपके पास, और अगर माइनस की वैल्यू पुट करते हो तो डाउन की तरफ जा रही है। तो इनके आपस के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन आप निकाल नहीं सकते लिमिट्स के थ्रू भी। इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ था, फंक्शन में फेल टू हैव अ लिमिट एट अ पॉइंट इन इट्स ओन डोमेन। ठीक है, क्या है, कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो कि जिनकी लिमिट फेल हो जाती है, जिनके हम बिहेवियर चेक नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नियर नियर टू अ पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से थर्ड एग्जांपल है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, इट ऑसिलेट टू मच टू हैव अ लिमिट। सही है, ये ऑसिलेशन इसकी ज़्यादा हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि हम 0 के करीब जा रहे हैं, पहले हमारे पास इस तरीके से वेव बन रही है, और जैसे जैसे हम क्लोज जाते जा रहे हैं ये ऑसिलेट होता जा रहा है। ठीक है, थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये लिमिट लॉज की हमने बात की थी। तो लिमिट लॉज जो है बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है हमारे पास। जैसे हमने इससे पहले लॉज स्टडी करते थे, पावर लॉ होते थे हमारे पास इंटर मैट्रिक के अंदर, वैसे ही हमारे पास, या आप कह सकते हो कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ लिमिट if f of x लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f of x इज इक्वल टू a, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी लिमिट x टेंड्स टू x नॉट है और उसकी वैल्यू हमारे पास a है, और सेम ही लिमिट हो x टेंड्स टू x नॉट एक और फंक्शन की और उसकी वैल्यू हमारे पास b हो। ठीक है, अगर दो ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन जिनकी लिमिट हमारे पास सेम है और उनके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास, ये सेम आंसर होंगे तो फंक्शन ही सेम हो जाएगा, इसलिए डिफरेंट आंसर होंगे। तो ये दो डिफरेंट फंक्शन जिनकी लिमिट सेम है, हम उनको आपस में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये हमारे पास लाज है कि अगर
दो डिफरेंट फंक्शन सेम लिमिट्स के साथ हों तो उनको हम कैसे प्लस करेंगे? उनको प्लस करने के लिए हम सिंपली उनके जो वैल्यूज होंगी ए और बी इनको प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फार्मूला या आपको एक हिंट दे दिया कि आप डायरेक्ट जो है अगर दो फंक्शन सेम लिमिट के साथ हैं तो उनकी वैल्यूज और आपने उनको ऐड करना है तो आप उनकी वैल्यूज को ऐड कर लें। अगर माइनस करना है तो उनकी वैल्यूज को माइनस कर लें, प्रोडक्ट करना है तो दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, और अगर डिवाइड करना है तो आप उन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर लें। तो ये हमारे पास लिमिट के लॉज हैं। स्पेशल लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सिंक फंक्शन कहलाता है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये हमारे पास यूनिटी फंक्शन है। तो इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये समझिए स्पेशल लिमिट्स है कि हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके अंदर साइन एक्स बाई एक्स, मतलब जो साइन के अंदर थीटा है, लाजमी है कि साइन एक्स बाई एक्स ही हो, साइन टू एक्स बाई टू एक्स हो, साइन टू एक्स वाई डिवाइड बाई टू एक्स वाई हो, मतलब जो साइन का थीटा है वही थीटा आपके पास उसके डिवाइड में हो और लिमिट आपकी एक्स टेंड्स टू जीरो हो, तो वो पूरा फंक्शन इज इक्वल टू 1 हो जाता है आपके पास। इसको हम सिंक फंक्शन भी कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये एक और फार्मूला, जैसे आप मैट्रिक इंटर में करके आते रहे हैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, वैसे आपके पास फार्मूला है। अगर आपके पास इस तरीके से कंडीशन हो 1 प्लस 1 बाई एक्स और उसके होल की पावर एक्स, और आपका x जो है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आपका फंक्शन e के बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शन इस तरीके से गिवन है ई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये इज इक्वल टू 1 होगा अगर इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ये आपके आगे कैलकुलेशन में काम आएंगे। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द लिमिट लॉ, ठीक है। लिमिट लॉ से मुराद के हमने जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले लॉज देखे थे उनको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। जैसे हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो हम इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंबाइन था, हम इन तीनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 4x स्क्वायर लिख दिया, माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी 3 लिख दिया। और उसके बाद हमारी लिमिट क्योंकि सी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे हमने फाइनल में सी को पुट किया अपने एक्स की जगह पे और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। पार्ट बी में भी हमने सेम यही काम किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आपने ऐसे भी देखना, ये 1 जो है ये जैसे यहाँ पे 3 था, तो लिमिट एक्स टेंड टू 3 लिखा है, एक्स टेंड टू सी 3 लिखा है, तो 3 हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि हमारा फंक्शन टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर और उसके प्रोडक्ट के ऊपर 4 के साथ। ये हमारे पास टोटल आइडेंटिटी फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का आपको मैंने बताया था कि आपका एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए आंसर सेम ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 ही रहेगा हमारे पास आ रहा है, सी नहीं आ रहा। क्लियर होगी बात। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे एक्स है नहीं तो यहाँ पे 3 ही रहेगा हमेशा। इसके अंदर ये 1 है तो 1 अपनी जगह पे ही रहेगा। 5 की लिमिट आप अप्लाई करोगे तो 5 जो है लिमिट के बाद भी 5 ही रहेगा। थ्योरम 2, अच्छा लिमिट्स लॉ जो था वो हमारा थ्योरम 1 था, ठीक है। कि हमारे पास लिमिट्स के लॉज कौन से, लिमिट थ्योरम 2 हमारे पास क्या है, लिमिट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन। एक पॉलिनोमियल के अंदर भी हम जो है लिमिट को अप्लाई करके लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी स्टडी किया, इसको हम प्रूव बाद में करेंगे। इस तरीके से थ्योरम 3 है, लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन इफ द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। सही है, हमने डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रखना, या हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, हम जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जीरो नहीं होगा, तो हम जो है उस फ्रैक्शनल फंक्शन की लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा पॉलिनोमियल का क्या लिखा है, इफ हमारे पास ये पॉलिनोमियल हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेस्ट टू द पावर एन, सेम ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन।
तो अगर आप x टेंड टू c अप्लाई करते हो इस पोलिनोमियल के ऊपर, तो अब जहाँ पे आपके पास n था, x था, वहाँ पे आप c अप्लाई कर दोगे, तो p ऑफ x की जगह p ऑफ c हो जाएगा कि आपका फंक्शन c की तरफ शिफ्ट हो रहा है। an c रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। तो सेम आपके पास सिर्फ c और x आपस में इंटरचेंज हुए। फिर हम 3 आपको बता रहा है कि रेशनल फंक्शन है, उसको भी हम उसकी लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? लिमिट p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c टेन डिवाइड बाय q ऑफ c। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप डिवाइड कर सकते हो दो डिफरेंट फंक्शंस को। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो ये रेशनल फंक्शन दो डिफरेंट फंक्शंस का डिवीजन है। तो डिफरेंट फंक्शन को डिवाइड करने को ही हम रेशनल फंक्शन कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है और सॉल्व भी करके दी हुई है कि हमारे पास अगर ये लिमिट है और ये फंक्शन है, तो हम बजाय इसके कि इसको अलग-अलग अप्लाई करें, हम एक साथ भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं कि x टेंड्स टू -1 है, हमने -1 अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर। अब रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर को हमने लाजमी चेक करना होता है कि जीरो ना हो जाए। थ्योरम 3 अप्लाइज ओनली इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन इज नॉट जीरो। ठीक है, ये जो हमने मेथड लगाया है डायरेक्ट अप्लाई करने का के लिए वैल्यूज को, ये हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास उस लिमिट के ऊपर हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अगर जीरो नहीं होता तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन जीरो हो जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, उसको हम स्टडी करते हैं। If the denominator is zero, cancelling common factor in the numerator and denominator may reduce the fraction to one whose denominator is no longer zero at c। ये अगर आपकी जो लिमिट है उसको अप्लाई करने पे आपका फंक्शन जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, या आपका डिनोमिनेटर जो वो जीरो हो रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 अगर आप लिमिट रखते हैं तो 1 जब आप x की जगह पे पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और 0 होने से क्या नुकसान है कि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम डिनोमिनेटर को जब 0 हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे हमने शुरू की स्लाइड में देखा था कि हम इस फंक्शन को किसी फार्मूले के थ्रू या फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू या बाय पार्ट्स के थ्रू इसको जो है इनके फैक्टर निकाल के अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें ताकि इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। If this happen, we can find the limit by substitution in simplified fraction, cancelling a common factor। ठीक है, अभी पहला मेथड के हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके अपने डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचा लें। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर हमारे पास इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस वन, ये एक फैक्टर बन गया। इसके ऊपर आप बाय पार्ट्स का वो मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ से x माइनस वन एक्स प्लस टू आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे। अब एक्स माइनस वन कैंसिल करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल रही है और आपकी लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू 1। तो अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब अगर आप 1 पुट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में, तब आपका फंक्शन या आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा। तो आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब आपका फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो एक तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर का मेथड है जिससे हम अपने डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाते हैं। ठीक है, यूजिंग द सिंपल फ्रैक्शन वी फाइंड द लिमिट ऑफ दीज वैल्यूज एज x टेंड्स टू 1 बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा ये मेन फंक्शन था जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाए हैं कॉमन फैक्टर निकालने के बाद। उसके बाद हम जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन का बिहेवियर मिल जाता है, फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी प्लॉटिंग भी कर ली कि अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन पे वैल्यू पुट करते हैं 1 तो आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे होल लगाया है। और अगर आप उसकी सिंप्लीफाई वर्जन के ऊपर इस लिमिट को अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर। दूसरा केस कि अगर आपके पास जो है कॉमन फैक्टर ना बन रहा हो तो आप क्या करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 100 अंडर रूट माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर आप कोशिश करके देखें बना सकते हैं।
अगर फैक्टर नहीं बना सकते तो अब हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन होगा, हम कैसे इसको बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 है कि हमारा x जो है वो 0 को हमने 0 के ऊपर चेक करना है, तो 0 पे ये फंक्शन हमें पता है कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। This is the limit we considered in example 10 of the preceding section. We cannot substitute x is equal to 0 and the numerator and denominator have no obvious common factor. तो इन दोनों में अब कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकें। So we can create a common factor by multiplying both numerator and denominator by the expression. तो यहाँ पे आपके पास आप थोड़ा सा अगर बैक जाएं अपने इंटर या मैट्रिक के अंदर, तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट। मैथ के अंदर हमारा शायद चैप्टर 2 था, मुझे याद नहीं कि फर्स्ट ईयर का था या मैट्रिक का था। तो उसके अंदर हम अपने इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए अपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे कंजुगेट से। और कंजुगेट हम किसको बोलते थे कि जो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म है सेम यही टर्म होगी, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगाएंगे और अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है अपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 से। यहाँ -10 था तो हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्लस 10 लगा रहे हैं। बाकी पूरी इक्वेशन या पूरी हमारा न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया अपने पास कि हमारे पास ये मेन फंक्शन था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने सेम वैल्यू से, उसी वैल्यू से डिवाइड भी किया है। इसको हम कंजुगेट भी कहते हैं, हमने मैट्रिक इंटर के अंदर स्टडी किया हुआ है। इसके बाद क्या होगा, अभी आपस में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये ऊपर के न्यूमरेटर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये अगर हम इस पूरे को सपोज करें कि हमारे पास x है और ये y है, या हम इस पूरे को a सपोज करें और इसको b सपोज करें, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से। कैसे कि ये a प्लस बी ए ओहो ये a है माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हमारे पास ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के बराबर है, जो हम पहले भी अभी शुरू की स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पर हमारे पास एक बार फिर से आ रहा है। मैं आपकी आसानी के लिए फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको सुनने में कुछ मसले आ रहे हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शायद आपको अब कुछ याद आ जाए कि ये फार्मूला आप जो है स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके हम यही फार्मूला बनाते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो अब हमारे पास ए का स्क्वायर मतलब कि इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होके एक्स स्क्वायर माइनस 100 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। और बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 है। नीचे हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जिनको हम सिंपली आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, हमने कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं की। न्यूमरेटर के अंदर ये प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। वो एक्स स्क्वायर हमारे पास बाहर वाली जो डिनोमिनेटर की टर्म थी इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। अब अगर हम चेक करें हमारी लिमिट जो थी x टेंड टू 0, अगर हम यहाँ पे अब x की जगह पे 0 पुट करके देखें तो हमारा फंक्शन 0 की तरफ हमारा डिनोमिनेटर जो वो 0 नहीं हो रहा। जैसे हम x की जगह 0 पुट करें तो 0 प्लस 100 100 ही रहेगा, तो 100 का रूट हमारे पास क्या होगा 10, और 10 प्लस 10 20, तो 1 डिवाइड बाई 20 हमारे पास इनफाइनाइट भी नहीं हो रहा। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा तो हमारा फंक्शन भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहेंगे कि हमने जो है 0 डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दिया है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाने के दो मेथड हैं। एक तो हम उसके अंदर जो पहले से फैक्टर हैं उनको ढूंढें, अगर कोई फैक्टर नहीं है तो फिर हम उसको उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके चेक करें कि हमारे पास अब डिनोमिनेटर
ज़ीरो होने से रुक गया है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर ली है। सही है, जब आपका फंक्शन मिल चुका है इस तरीके से जिसके अंदर वो वैल्यू गिवन है, आपकी वैल्यू आ सकती है, तो अब हमने ज़ीरो पुट करके अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। डायरेक्ट ये फंक्शन हमें गिवन था, इसके अंदर ज़ीरो पुट करने पे इनफाइनाइट आ रहा था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ज़ीरो के ऊपर अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया कि हमारा फंक्शन ज़ीरो के ऊपर क्या आउटपुट देगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। क्लियर होगी बात आपको यहाँ तक? तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या है, जैसे कि नाम से लग रहा है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो दो वैल्यूज के बीच में होगा। द फॉलोइंग थ्योरम विल इनेबल अस टू कैलकुलेट अ वैरायटी ऑफ लिमिट इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। इट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम बिकॉज इट रेफर्स टू अ फंक्शन एफ। ये एक फंक्शन एफ को ये शो करता है whose values are sandwiched between the values of two other function g and h। एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है दो डिफरेंट फंक्शन के बीच में सैंडविच बनी हुई है, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में है एक सैंडविच के तौर पर, इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए इसका नाम सैंडविच थ्योरम रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि सपोज दैट जी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स and less than and equal to h of x for all x in some open interval containing c except possibly at x is equal to c, के c के ऊपर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, suppose also that x tend to c g of x is equal to limit x tend to c h of x is equal to l, के दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके ऊपर लिमिट अप्लाई करके हमारे पास एक उनकी वैल्यू l आ जाती है। तो हमारा जो सैंडविच फंक्शन है, जो बीच में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही होगी। आई नो कि आपको कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इसके आगे एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे हमें जनरली क्या पता चलता है कि हमारा ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इन दो फंक्शन के बीच में होंगी, इससे बाहर नहीं होंगी। यही सैंडविच थ्योरम हमें बता रहा है और यही जो सारा कुछ यहाँ पे लिखा है उसका मकसद भी यही है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अप्लाइंग द सैंडविच थ्योरम, गिवन दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हमारे पास एक फंक्शन है। लेस देन एंड इक्वल टू यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। सही है, एक्स 0 नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। फाइंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 यू ऑफ एक्स। तो यू ऑफ एक्स की आपने जो है लिमिट फाइंड करनी है जब वो एक्स टू 0 मूव हो रहा हो, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू इज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई हमारा जो यू है वो इन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम इन दो वैल्यूज के ऊपर पहले अपनी लिमिट फाइंड करेंगे और हम जो उससे आइडियल या उसके ऊपर हम उसको देखते हुए हम बताएंगे कि हमारे यू ऑफ एक्स की लिमिट क्या होगी जब हम एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन के ऊपर लिमिट एक्स टेंड टू 0 अप्लाई करके देखते हैं तो हमें 1 मिल गया, एंड इस वैल्यू के ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं तो हमें यहाँ से भी 1 मिल रहा है। सेम आंसर दोनों तरफ से मिल रहा है। और हमने अभी स्टेटमेंट में क्या देखा था कि अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और उनकी लिमिट आप सेम लिमिट अप्लाई करो, उनका आंसर सेम हो जाए, तो आपका जो सैंडविच फंक्शन है वो भी उस लिमिट के ऊपर सेम आंसर ही देगा जो उन्होंने दिया। अगर इनकी लिमिट सेम है और आंसर भी एक ही है, सेम आंसर है, तो वही आंसर इसका भी होगा। इसको देखकर हमने कह दिया कि द सैंडविच थ्योरम इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड टू 0 यू ऑफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि दो जो इसके साइड्स के जो फंक्शन है वो इस सेम लिमिट के ऊपर 1 दे रहे हैं, तो ये भी 1 ही देगा। और इसकी अगर प्लॉटिंग की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि आपका फंक्शन आपके दो फंक्शन के बीच में है, तो अगर आप अपने दोनों फंक्शंस को, जो साइड के दो फंक्शन हैं, उनको प्लॉट करें, ठीक है, तो आपके वो दोनों प्लॉट कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास शो हो रहे हैं। तो आपका जो यू ऑफ एक्स जो सेंटर का फंक्शन है वो आपके पास इन दो के बीच में ही
घूमेगा इन दो के अंदर ही, उसकी कोई ना कोई शेप बनती रहेगी, इन दो से आउट कभी नहीं जाएगा वो। तो आपका ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर सुने और इसको दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कोई चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको अपने पास नोट डाउन करें और फिर लाइव सेशन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।